अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक दोस्तों। मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावल 6 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 31 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस लारावल 6 के वीडियो ट्यूटोरियल में हम एलोक्वेंट ओआरएम को इस्तेमाल करते हुए, अपने मॉडल्स को इस्तेमाल करते हुए डेटाबेस से रिकॉर्ड के साथ क्रड ऑपरेशन परफॉर्म करना सीखेंगे कि किस तरीके से हम रिकॉर्ड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, उनको मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसके अलावा न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं, कोई भी एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड अपडेट कर सकते हैं और कोई भी एग्जिस्टिंग एक रिकॉर्ड या मल्टीपल रिकॉर्ड हम डिलीट भी कर सकते हैं यूजिंग लारावल ओआरएम, स्पेशली मॉडल्स। सो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम मॉडल्स के थ्रू या एलोक्वेंट ओआरएम के थ्रू क्रड ऑपरेशन परफॉर्म करना सीखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया तो आप इसको लाइक ज़रूर करेंगे और अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करेंगे ताकि आपको आने वाली लारावल की वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो इसी बात के साथ चलिए शुरू करते हैं आज के इस लारावल 6 के वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हमने मॉडल्स को सेटअप करना सीखा था और देखा था किस तरीके से हम PHP आर्टिसन कमांड के थ्रू मॉडल्स जनरेट कर सकते हैं और फिर मॉडल्स के थ्रू हम एक सेटअप क्रिएट कर सकते हैं क्रड ऑपरेशन के लिए यूजिंग -a या -ऑल स्विच। उसके अलावा हमने डिफरेंट स्विचेस के बारे में भी देखा था कि अगर आप रिसोर्स कंट्रोलर साथ बनाना चाह रहे हैं -r यूज़ करेंगे, अगर आप माइग्रेशन मॉडल के साथ बनाना चाह रहे हैं -m यूज़ करेंगे। तो इसी तरीके से डिफरेंट ऑप्शंस के बारे में हमने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में देखा था। तो आज हम इसके अलावा हमने उसमें ये भी देखा था किस तरीके से हमने रिकॉर्ड को फेच किया था। तो उसी चीज़ को हम आज थोड़ी सी डिटेल में देखेंगे कि किस तरीके से लारावल के अंदर हम मॉडल्स को यूज़ करते हुए या एलोक्वेंट ओआरएम को यूज़ करते हुए डेटाबेस से रिकॉर्ड को मैनिपुलेट कर सकते हैं, फेच कर सकते हैं। तो सबसे सिंपल तरीका जो है कि अगर आप तमाम रिकॉर्ड्स को जो कि आपके उस पर्टिकुलर डेटाबेस के टेबल के अंदर मौजूद हैं उनको फेच करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम ऑल का मेथड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं PHP आर्टिसन टिंकर की CLI की मदद से आपको जो ये सारे कमांड्स हैं वो रन करके दिखाऊंगा, साथ उनके अगेंस्ट मैं दिखाऊंगा कि कौन सी क्यूरी जनरेट होती है। तो यहाँ पर मैं टर्मिनल पर आ जाता हूँ। तो इस टर्मिनल में मैं इस वक्त अपने L6 ऐप के फोल्डर में मौजूद हूँ। यहाँ पर मैं लिखूँगा PHP आर्टिसन टिंकर और उसके बाद मैं लिखूँगा DB enable क्यूरी लॉग। सो क्यूरी लॉग इनेबल हो जाएगा और अब हम DB get क्यूरी लॉग करके अपने DB get क्यूरी लॉग की स्पेलिंग गलत लिख दी है मैंने, क्यूरी लॉग की मदद से जो भी हमारी क्यूरीज हम क्रिएट करेंगे उनको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। सो अगर हम तमाम रिकॉर्ड जो कि हमारी डेटाबेस टेबल के अंदर मौजूद हैं वो फेच करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम ऑल का मेथड यूज़ करते हैं। तो इसको लिखने का तरीका होता है, या तो आप इस तरीके से लिखेंगे app/user : ऑल। एक तो इसका तरीका ये है, इस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। और हमने देखा कि यूज़र्स के टेबल में हमारे पास 3 रिकॉर्ड्स थे और तीनों यहाँ पर शो हो गए हैं। अब इसका दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि हम जब मॉडल्स को यूज़ करते हैं तो हम सर्टेन फील्ड्स को हाइड कर सकते हैं जब वो डाटा जो रिकॉर्ड है वो रिटर्न होता है। तो अगर यहाँ पर मैं यूज़र्स के मॉडल में आता हूँ तो इसमें आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर प्रोटेक्टेड हिडन फील्ड के अंदर हमने पासवर्ड और रिमेंबर टोकन को हिडन किया हुआ है। तो इसी तरीके से अगर मैं ये चाहता हूँ कि जो ईमेल है वो भी शो ना हो तो मैं यहाँ पर कॉमा दे के ईमेल लिख देता हूँ। तो मैंने अब इसको हिडन कर दिया। अब मुझे एक दफ़ा यहाँ से एग्ज़िट होना पड़ेगा क्योंकि मैंने मॉडल में चेंजेस किए। फिर वापस आएंगे, दोबारा इनेबल क्यूरी लॉग करेंगे और उसके बाद मैं अपनी क्यूरी रन करूँगा ऐप यूज़र ऑल। अब देखिए, जैसे ही मैंने उसको रन किया तो अब आपको यहाँ पर ईमेल वेरीफाइड एट नज़र आ रहा है, क्रिएटेड डेट नज़र आ रही है, अपडेटेड डेट नज़र आ रही है, नेम और ID भी नज़र आ रही है, लेकिन ईमेल नज़र नहीं आ रहा। सो इसी तरीके से हमने यहाँ पर इसको ईमेल वेरीफाइड ऐड को शो नहीं करना चाह रहे तो मैं इसको भी यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और ईमेल को यहाँ से मैं ख़त्म कर देता हूँ इन द प्रोटेक्टेड हिडन एट्रीब्यूट। सो ये हमारे पास इसका वेरिएबल है। तो इसके अंदर हम यहाँ पर अब इसको जब रन करेंगे तो मुझे एक दफ़ा फिर इसको एग्जिट करना पड़ेगा। सो टिंकर में गए, फिर इनेबल क्यूरी लॉग, फिर इसके बाद हम अपनी क्यूरी को रन करेंगे। सो अब आप देखेंगे कि ID, नेम, ईमेल नज़र आ रहा है। अब ईमेल वेरीफाइड यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। सो इस तरीके से हम आसानी से जो फील्ड्स हम शो करना चाह रहे हैं एंड यूज़र्स को या किसी पर्टिकुलर व्यू के अंदर
तो वो हम यहाँ पर उनको हिडन फील्ड्स के थ्रू उनको हाइड कर सकते हैं और वो फील्ड्स जो हैं वो शो नहीं होंगी आपके डेटाबेस के साथ। लेकिन अगर आप यहाँ पर क्यूरी बिल्डर यूज़ करेंगे, सपोज मैं अगर यहाँ पर यूज़ करता हूँ इसी के साथ मैं क्यूरी बिल्डर का मेथड यूज़ करता हूँ। तो मैं लिखता हूँ app/user और यहाँ पर मैं लिखता हूँ where id, 1 get। तो आपने देखा कि इसके साथ यहाँ पर अब ईमेल जो है वो वही चीज़ जो अभी हमने थोड़ी देर पहले की थी कि ऐप यूज़र के साथ यहाँ पर अब हमें वो इवन हम यहाँ पर क्यूरी बिल्डर यूज़ कर रहे हैं लेकिन स्टिल हमें यहाँ पर सिर्फ वही डाटा नज़र आ रहा है जो कि हिडन फील्ड में नहीं है, हमारे इस एट्रीब्यूट में नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिखूँ टेबल यूज़र गेट, तो यहाँ पर अब आप देखेंगे कि आपको ना सिर्फ नेम, ईमेल वेरीफाइड ऐड नज़र आ रहा है बल्कि पासवर्ड और रिमेंबर टोकन की भी फील्ड की वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं यहाँ पर। तो इवन रिमेंबर टोकन भी मौजूद है, पासवर्ड, ईमेल वेरीफाइड ऐड, तो ये तमाम वैल्यूज़ मौजूद हैं। तो यह है तरीका तमाम रिकॉर्ड्स को गेट करने का और कस्टमाइज़ करने का कि कौन कौन सी हम वैल्यूज़ को शो करना चाह रहे हैं इन द फ्रंट एंड। सो इसके अलावा अगर हम कोई एक सिंगल रिकॉर्ड को शो करना चाह रहे हैं तो एलोक्वेंट ORM या मॉडल्स के अंदर हमारे पास जो मेथड है वो है फाइंड का मेथड। फाइंड का जो मेथड होता है वो प्राइमरी की को एक्सेप्ट करता है और सिर्फ प्राइमरी की वैल्यू के बेस पर एक सिंगल रिकॉर्ड आपको रिटर्न करता है। सो आप ये प्राइमरी की जो मॉडल की प्राइमरी की होती है वो डिफरेंट होती है जो डेटाबेस की प्राइमरी की होगी। आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं और लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में मैंने आपको यूज़र्स के मॉडल के अंदर इसको कस्टमाइज़ करने का तरीका बताया भी था। यहाँ पर हमने ये देखे, हमने प्रोटेक्टेड टेबल के जो प्राइमरी की थी वो ईमेल कर दी थी, प्रोटेक्टेड की टाइप स्ट्रिंग और पब्लिक इंक्रीमेंटिंग फॉल्स इसलिए किया था क्योंकि ये जो प्राइमरी की है ये ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट नहीं होती, इसलिए हमने इसको फॉल्स कर दिया था। सो अब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ app/user find 1 तो हमें यहाँ पर नल रिटर्न होगा। अगर मैं लिखता हूँ app/post find 1 तो इसने हमें एक पोस्ट शो कर दी जिसकी ID 1 है, लेकिन यही find 1 मेथड यूज़र के साथ अब नहीं चलेगा क्योंकि अब यूज़र के अंदर हमारे पास जो प्राइमरी की है वो है ईमेल। तो हमें यहाँ पर मस्ट ईमेल प्रोवाइड करना होगा। तो यहाँ पर मैं SQL Pro को ओपन करता हूँ, यूज़र के टेबल में जाता हूँ और कोई एक रैंडम सी मैं ईमेल उठा लेता हूँ और अब यहाँ पर मैं इसको फाइंड पोस्ट की बजाय यहाँ पर फाइंड में ईमेल टाइप कर देता हूँ। अब अगर मैं फाइंड को रन करूँगा तो अब हमें वो ID 3 वाला यूज़र उसने रिटर्न कर दिया जिसकी ईमेल bode.vincent@example.net है। तो ये तरीका होता है हमारा जो हम जिसकी मदद से हम फाइंड कर सकते हैं सर्टन रिकॉर्ड्स को। तो हमारे पास सिर्फ एक प्राइमरी की बेस पर हम फाइंड मेथड को यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप किसी दूसरी की के बेस पर, जैसे सपोज मैं ID की ही बेस पर रिकॉर्ड को सर्च करना चाह रहा हूँ, देन आई हैव टू यूज़ वेयर क्लॉज। तो यहाँ पर फिर हमें वेयर क्लॉज यूज़ करना पड़ेगा, ID 3 लिखूँगा और साथ में गेट लिखना पड़ेगा। तो जब मैंने ये लिखा तो इसने अब हमें सेम वही रिकॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ एरे रिटर्न किया, लेकिन अगर गेट की जगह मैं फर्स्ट यूज़ करूँगा तो हमें सिंगल ऑब्जेक्ट उसी तरीके से रिटर्न करके देगा जिस तरीके से हमने यहाँ पर विद द ईमेल फाइंड मेथड को यूज़ करते हुए किया। फाइंड मेथड भी लिमिट 1 यूज़ करता है और फर्स्ट मेथड भी लिमिट 1 यूज़ करता है। तो इस तरीके से हम फाइंड मेथड के थ्रू हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं रिकॉर्ड को। तो आप जितने भी क्यूरी बिल्डर जो हमने लारावल क्यूरी बिल्डर के बारे में जितने भी चीज़ें सीखी थी, जितने भी हमने मेथड, रॉ एक्सप्रेशंस वगैरह जो भी देखे थे, वो सब के सब आप इस एलोक्वेंट ORM या मॉडल पर अप्लाई कर सकते हैं। सो फाइंड और ऑल के अलावा हम एग्रीगेट मेथड्स जो हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एग्रीगेट फंक्शन जैसे कि काउंट का फंक्शन है, तो यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ app/user all और आगे मैं काउंट लिख देता हूँ, सो इट विल रिटर्न कि कितने नंबर ऑफ़ यूज़र्स हमारे पास मौजूद हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ db get query log, तो यहाँ पर वो उसने ये वाली जो लास्ट क्यूरी है सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र, और उसमें उसने यहाँ पर लिमिट 1, ये देखिए यहाँ पर उसने सिर्फ सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र किया। अब जो चीज़ यहाँ पर समझने वाली है वो ये है कि ये जो काउंट का मेथड है ये एक कलेक्शन का मेथड है। ये हमारा डायरेक्ट डाटाबेस पर अप्लाई नहीं होता, बल्कि डाटाबेस ने तमाम रिकॉर्ड को फेच किया
और फिर उसके बाद उसने काउंट किया उनको कि कितने रिकॉर्ड हमें रिटर्न हुए इस ऑल मेथड के बाद। सो दिस इज डन इन द मेमोरी ऑफ लारावल, नॉट इन द डेटाबेस लेवल। अगर आप डेटाबेस लेवल पर काम करना चाह रहे हैं सो देन यू हैव टू यूज रॉ एक्सप्रेशन और यू हैव टू यूज डीबी क्यूरी बिल्डर। सो इस तरीके से हमने इस क्यूरी रिजल्ट को काउंट कर लिया। डिफरेंट एग्रीगेट फंक्शंस है, हम सम भी कर सकते हैं, जो भी हम करना चाहें हम यहाँ पर कर सकते हैं। सो ये हमारे पास एग्रीगेट फंक्शन है। जितने भी एग्रीगेट फंक्शंस हैं, सम, एवरेज, मिन, मैक्स, जैसे अगर मैं मैक्स लिखता हूँ यहाँ पर काउंट के बजाय, तो उसने जिस यूज़र की मैक्स आईडी थी 3 थी वो उसने हमें रिटर्न कर दी। अगर मैं मिन लिखता हूँ तो यहाँ पर उसने वो रिकॉर्ड रिटर्न किया हमें जिसकी मिनिमम आईडी है। सो मिनिमम हमारे पास आईडी 1 है और मैक्सिमम हमारे पास आईडी 3 है। अगर मैं ऐप स्लैश पोस्ट ऑल मैक्स करता हूँ तो इसने देखिए 117 की आईडी जो है वो हमें रिटर्न की, क्योंकि जो लास्ट हमारे पास रिकॉर्ड की आईडी है वो 117 है। और अगर मिन करेंगे तो हमें फर्स्ट रिकॉर्ड की आईडी शो कर देगा। सो इस तरीके से हम डिफरेंट एग्रीगेट फंक्शंस जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं अपने मॉडल्स पर और उनकी मदद से सर्टन रिकॉर्ड्स को फेच कर सकते हैं। सो रिकॉर्ड को फेच करने के हमने 2-3 डिफरेंट तरीके देखे। इसके अलावा हमारे पास काफ़ी सारी कलेक्शन भी मौजूद है। जब कलेक्शन वाले सेक्शन पर जाएंगे तो वहाँ पर हम इसको और ज़्यादा मेथड्स को सीखेंगे। तो फिलहाल हम ये देखते हैं कि अब हम इंसर्ट किस तरीके से कर सकते हैं रिकॉर्ड को डेटाबेस के अंदर। सो इंसर्ट करने का पहला जो तरीका है वो है कि हम जो है वो इंसर्ट मेथड को यूज़ करते हैं। सो इसके लिए हमें यहाँ पर लिखना पड़ता है जैसे पोस्ट इंसर्ट, और यहाँ पर अब हम एरे की सूरत में रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे। सो टाइटल हमने इंसर्ट किया, दिस इज डमी टाइटल। उसके बाद हमने कंटेंट इंटर किया और लिख दिया दिस इज डमी कंटेंट फॉर द डमी टाइटल। उसके बाद हमने यूज़र आईडी इसको रेंडम से कोई सी भी एक दे देते हैं, 1 दे देता हूँ मैं, और इसके बाद इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, इंसर्ट करूँगा। सो यहाँ पर हमें उसने रिटर्न कर दिया ट्रू। सो इट मीन्स हमारा जो रिकॉर्ड है वो इंसर्ट हो गया। अब अगर मैं लिखता हूँ पोस्ट :: लेटेस्ट और इसके बाद मैं लिखता हूँ टेक 1, ये टेक के बारे में हमने देखा था, और गेट करता हूँ इसको। सो देखिए उसने हमें जो लास्ट, अच्छा ये इसने एक्चुअली क्यूरीज को रीसेट नहीं किया। यहाँ पर db गेट क्यूरी लॉग हम अगर करते हैं, सो सेलेक्ट फ्रॉम एंड क्रिएटेड ऐड की बेस पे उसने सर्च कर लिया। अब हुआ क्या, क्योंकि ठीक उसने रिकॉर्ड सर्च किया। अब हमारे पास प्रॉब्लम ये हुई है कि हमारे पास जो ये रिकॉर्ड हमने अभी इंसर्ट किया, इंसर्ट मेथड की मदद से, इसके साथ हमारे अगर यहाँ पर हम देखें तो क्रिएटेड ऐड और अपडेटेड ऐड की वैल्यू जो है वो ऐड नहीं हुई। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये नल है वैल्यू दोनों में। ये जो हमने रिकॉर्ड अभी 120 आईडी सेंड किया तो इसके साथ क्रिएटेड ऐड और अपडेटेड ऐड की वैल्यूज इंसर्ट नहीं हुई, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई है। सो इसकी सोल्यूशन ये होती है कि हम इसके लिए दूसरा मेथड यूज़ करते हैं। अगर हम ये चाहें कि क्रिएटेड ऐड और अपडेटेड ऐड ऑटोमेटिकली डेटाबेस के अंदर इंसर्ट हों, हमें ना इंसर्ट करना पड़े करंट डेट टाइम, तो उसके लिए हमारे पास जो तरीका है वो ये है कि हम एक वेरिएबल लेते हैं और उसको हम न्यू पोस्ट के साथ क्रिएट कर लेते हैं। अब हमारे पास ये जो $ पोस्ट है ये एक ऐप पोस्ट का ऑब्जेक्ट बन गया। अब इसके अंदर हम लिखते हैं पोस्ट टाइटल इज इक्वल टू अनदर डमी टाइटल, फिर लिखेंगे पोस्ट और कंटेंट इज इक्वल टू अनदर कंटेंट फॉर अनदर डमी टाइटल, जस्ट रैंडमली कुछ भी लिख दें आप। फिर हम लिखेंगे पोस्ट यूज़र अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू 3 लिख दें, 2 लिख दें, कुछ भी लिख दें। फिर आप इसको लिखेंगे पोस्ट सेव। अब ये सेव मेथड क्या करता है, ये जो है क्रिएटेड ऐड और अपडेटेड ऐड दोनों फील्ड्स को अपडेट करता है, पॉपुलेट कर देता है। देखिए अब हमारे पास यहाँ पर सेव हो गया। मैं पोस्ट मैंने जब लिखा तो 121 वाली आईडी क्रिएट होगी और साथ में हमारे पास अपडेटेड ऐड और क्रिएटेड ऐड के अंदर सेम आज की जो डेट है 10/10/2019 विद करंट डेट जो भी है वो उसके साथ, ये GMT टाइम है। सो ये 5 घंटे पीछे, इस वक्त 5:10 हुए हैं, तो इसने 12:10 शो किए हैं। तो खैर एनीवेज ये रिकॉर्ड जो है ये हमारा इंसर्ट हुआ विद क्रिएटेड ऐड और अपडेटेड ऐड। अब अगर मैं यहाँ पर ये वाला मेथड यूज़ करूँगा तो अब हमें इसने ये 121 वाली रिजल्ट रिटर्न किया, क्योंकि इसमें क्रिएटेड ऐड और अपडेटेड ऐड की वैल्यूज़ मौजूद हैं। सो इस तरीके से हम इंसर्ट और
सेव मेथड को इस्तेमाल करते हुए रिकॉर्ड्स को डेटाबेस के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हैं। अपडेट करने के लिए फर्स्ट जो है वो रिकॉर्ड हमारा किसी एक वेरिएबल में या व्यू के अंदर ओपन होना चाहिए, और उस ओपन रिकॉर्ड को हम दोबारा से जब सेव करेंगे तो उसकी आईडी की बेस पर उसको दोबारा फाइंड करते हुए हम सेव करेंगे। इसके लिए हमने लास्ट देखा था क्यूरी बिल्डर में हमारे पास अपडेट का मेथड है। इसी तरीके से रॉ एक्सप्रेशन में भी हमारे पास सिलेक्ट के साथ हम अपडेट डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते थे। लेकिन जो ORM है, एलोक्वेंट ORM, वो एक बहुत ज़बरदस्त फीचर हमें प्रोवाइड करता है कुछ इस तरीके से कि सबसे पहले आप एक वेरिएबल लें, उसके अंदर रिकॉर्ड को फेच करें। app/post find, अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1 to 1, इंसर्ट करता हूँ तो इसने जो हमें रिकॉर्ड रिटर्न किया वो 1 to 1 का रिकॉर्ड रिटर्न कर दिया। अब इस पोस्ट के वेरिएबल में हम किसी भी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ पोस्ट टाइटल इज इक्वल टू अनदर डमी टाइटल अपडेटेड। अब ये क्या करेगा कि ये जो टाइटल है अनदर डमी टाइटल, इसको अपडेट करके ये वाली वैल्यू में चेंज कर देगा। अब मैं इसको इंटर प्रेस करता हूँ तो अगर अब मैं पोस्ट लिखता हूँ तो अब आप देखेंगे कि अनदर डमी टाइटल अपडेट यहाँ पर आ गया। इसी तरीके से अगर मैं इसको अब कोई थंबनेल देना चाह रहा हूँ, पोस्ट इज इक्वल टू थंबनेल इज इक्वल टू test.jpg, मैंने इसको एक फाइल नेम दे दिया। अब अगर मैं पोस्ट को रन करता हूं तो आप देखेंगे कि हमारे पास थंबनेल के अंदर पोस्ट के अंदर जो थंबनेल का कॉलम है उसके अंदर test.jpg आ चुका है, लेकिन ये सेव नहीं हुआ अभी तक। इसको हमने सेव करने के लिए लिखना है पोस्ट सेव। जैसे ही मैं पोस्ट सेव लिखूंगा तो ट्रू रिटर्न हुआ। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ db get query log। सॉरी, मैंने एनेबल नहीं किया हुआ था क्यूरी लॉग को, तो खैर एनीवेज। अब अगर मैं रिकॉर्ड को फाइंड करता हूँ, पोस्ट फाइंड, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 to 1। अब आप देख सकते हैं कि इसमें अनदर डमी टाइटल अपडेट test.jpg, और इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पर अपडेटेड ऐड की फील्ड जो है वो अपडेट हो चुकी है, लेकिन जो क्रिएटेड ऐड है वो वही है जब हमने ये पोस्ट क्रिएट की थी आज के दिन में। सपोज मैं फाइंड करता हूँ पोस्ट इज इक्वल टू पोस्ट फाइंड 1। ये अब फर्स्ट पोस्ट है, तो ये हमने क्रिएट की थी 8/10/2019 को, मतलब 2 दिन पहले। अगर अब मैं इसको अपडेट करता हूँ, पोस्ट थंबनेल इज इक्वल टू dummy.jpg, ये मैंने लिखा और एंटर किया, तो इसने अब अगर मैं पोस्ट को लिखता हूँ तो देखिए अब थंबनेल के अंदर पोस्ट जो है वो dummy.jpg आ चुकी है, लेकिन अपडेटेड ऐड चेंज नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही मैं पोस्ट सेव लिखूंगा तो ट्रू हुआ। अब मैं अगर पोस्ट को ओपन करता हूं तो अब आप देखेंगे कि हमारा जो अपडेटेड ऐड की फील्ड है वो चेंज हो चुकी है। उसके अंदर आज की डेट और आज का टाइम आ चुका है, क्योंकि हमने उसके आज की डेट में उस पोस्ट को अपडेट किया था। ये चीज़ मैंने आपको पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में किसी पार्ट में ये बताई थी कि इस तरीके से अपडेटेड ऐड और क्रिएटेड ऐड काम करती हैं। अगर आपके टेबल्स के अंदर ये दोनों फील्ड्स मौजूद हैं तो इट इज़ रिकमेंडेड दैट नेवर यूज़ इंसर्ट मेथड। उसके लिए आप सेव मेथड को ही प्रेफर करें और रिकॉर्ड को इसी तरीके से कि पहले गेट करें फिर उसको सेव करें। ये है हमारे पास रिकॉर्ड्स को अपडेट करने का तरीका। अब हमने क्रिएट, रीड और अपडेट के मेथड्स को देख लिया, किस तरीके से हम रिकॉर्ड को क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और इंसर्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम रिकॉर्ड को डेटाबेस में से डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं, एक डिलीट मेथड है और एक डिस्ट्रॉय मेथड है। डिलीट की मदद से हम किसी एक सिंगल रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं, जबकि डिस्ट्रॉय की मदद से हम मल्टीपल रिकॉर्ड्स को जो भी आईडी प्रोवाइड करेंगे, जो भी उसकी प्राइमरी की होगी वो प्रोवाइड करेंगे, तो उसकी बेस पर वो उनको सर्च करके डिलीट कर देगा तमाम रिकॉर्ड्स को। सपोज सबसे पहले मैं एक रिकॉर्ड को फाइंड करता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ पोस्ट इज इक्वल टू app/post : और मैं यहाँ पर फर्स्ट मेथड यूज़ कर लेता हूँ, बल्कि मैं फाइंड करता हूँ 1 को। उसने हमें 1 रिकॉर्ड रिटर्न कर दिया। अब अगर मैं लिखूँगा पोस्ट डिलीट, ये क्या करेगा, उस रिकॉर्ड को डिलीट कर देगा। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो पोस्ट मौजूद है, ठीक है, यहाँ पर आपको पोस्ट नज़र आ रही है। लेकिन अगर हम यहाँ पर दोबारा से लिखें पोस्ट फाइंड 1 तो वो कहेगा नल। अब हमारे पास पोस्ट के अंदर नल आ चुका है, क्योंकि अब पहले जो था वो मेमोरी से ही उठा रहा था पोस्ट को, लेकिन जब हमने फाइंड किया दोबारा से तो
तो उसने बताया कि ये पोस्ट अब एग्जिस्ट ही नहीं करती। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर 2 लिखता हूँ तो इसने 2 वाली पोस्ट भी फाइंड नहीं की, 3 लिखता हूँ 3 वाली भी पोस्ट फाइंड नहीं की, 4 लिखता हूँ तो 4 वाली हमारे पास पोस्ट मौजूद है। अब अगर मैं इसको रिमूव करना चाहूँ सो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ पोस्ट डिलीट। सो ये रिकॉर्ड डिलीट हो गया। अब अगर मैं पोस्ट फाइंड 4 करता हूँ तो नल आएगा। लेकिन अगर मैं मल्टीपल रिकॉर्ड्स को डिलीट करना चाहूँ, जैसे मैं लिखता हूँ पोस्ट, बल्कि मैं लिखूँगा ऐप इसलिए पोस्ट कॉलन कॉलन, अगर मैं लिखता हूँ डिलीट और यहाँ पर मैं पास करता हूँ 6 7 8 और इंसर्ट करता हूँ, तो उसने कहा जी नॉन स्टैटिक मेथड डिलीट शुड नॉट बी कॉल्ड स्टैटिस्टिकली इन शेल, मतलब इसको आप स्टैटिकली कॉल नहीं कर सकते। सो इट मीन्स हमें या तो इसके साथ वेयर क्लास यूज़ करना पड़ेगा, तो इसको या तो हम लिखेंगे इस तरीके से पोस्ट वेयर एंड यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ यूज़र ID 3 और डिलीट। अब इस तरीके से अब मैं इसको स्टैटिकली कॉल नहीं कर रहा, बल्कि अब मैं इसको वेयर क्लास के साथ यूज़र ID 3 के जितनी भी पोस्ट हैं उनको मैं, बल्कि मैं 3 की बजाय 2 लिखता हूँ और एंटर किया। तो इसने कहा 33 क्यूरीज या रोज अपडेटेड, मतलब 33 रिकॉर्ड्स जो हैं वो डाटाबेस के अंदर से रिमूव हो चुके हैं। सो इस तरीके से हम डाटाबेस के अंदर से रिकॉर्ड्स को डिलीट कर सकते हैं, डिलीट मेथड के मल्टीपल रिकॉर्ड्स को। अब स्टैटिस्टिकली अगर हम रिमूव करना चाहें तो हम कुछ इस तरीके से करते हैं। सो पोस्ट डिस्ट्रॉय, तो ये डिस्ट्रॉय को हम स्टैटिस्टिकली कॉल कर सकते हैं, स्टैटिक मेथड है ये। और यहाँ पर अब हम एरेज की सूरत में पास कर देते हैं। सपोज मैं यहाँ पर हमारे पास रिकॉर्ड कौन कौन सा है, एक दफ़ा मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। सो मैं 5 7 और 8 को रिमूव करना चाह रहा हूँ, 5 7 और 8 को। सो 5 7 8 मैंने इनकी आईडीज़ पास कर दी और एंटर कर दिया। सो 3 पोस्ट मैनिपुलेटेड। अब मैं अगर इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 7 8 रिमूव हो चुकी हैं। अब 10 12 13 14 15 इस तरीके से हमारे पास रिकॉर्ड आ रहा है। सो डिलीट मेथड के लिए हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है और डिस्ट्रॉय मेथड के लिए हम स्टैटिकली इसको कॉल कर सकते हैं। सो अगर आपको आईडीज़ पता है कौन कौन सी रिमूव करनी है, जैसे अगर आप एक चेक बॉक्स लगाया हुआ है आपने, उसके अंदर आपके पास मल्टीपल वैल्यूज़ आ रही हैं चेक बॉक्सेस के अंदर और उन तमाम को आप रिमूव करना चाह रहे हैं, सो आप डिलीट बटन प्रेस करेंगे चेक बॉक्सेस को चेक करने के बाद, और उस मॉडल के अंदर आप उसको डिस्ट्रॉय मेथड में इन द फॉर्म ऑफ चंक्स या इन द प्लग करके उनकी आईडीज़ को आप पास कर देंगे। अब प्लग क्या होता है बेसिकली, सो पोस्ट प्लग आईडी। सो ये देखिए इसने हमें तमाम आईडीज़ प्लग करके दे दी। सो आप उन आईडीज़ को, अब यहाँ पर वो आईडीज़ जो होंगी वो इन द फॉर्म ऑफ रिक्वेस्ट आएंगी, तो आप उनको पास कर सकते हैं इस तरीके से, कॉमा सेपरेटेड इनसाइड डिस्ट्रॉय मेथड, और उसके बाद आप उस रिकॉर्ड को रिमूव कर सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ पोस्ट वेयर आईडी, और बल्कि हम यहाँ पर अगर मल्टीपल रिकॉर्ड्स को फाइंड करना चाहें तो हम उसी तरीके से इसको इनपुट रिक्वेस्ट के थ्रू पास करेंगे उन मल्टीपल आईडीज़ को यूजिंग बाय सेलेक्टिंग द चेक बॉक्सेस, और फिर उसके बाद हम डिलीट कर देंगे। ये जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कैसे हम मल्टीपल रिकॉर्ड्स को एक सिंगल कमांड की मदद से डिलीट कर सकते हैं यूजिंग डिस्ट्रॉय मेथड। तो लारावेल के अंदर एक सॉफ्ट डिलीट का भी हमारे पास मेथड मौजूद है। सॉफ्ट डिलीट क्या करता है वो हम देखते हैं अभी। सो डॉक्यूमेंटेशन में गए, एलोक्वेंट ORM में, गेटिंग स्टार्टेड में, और यहाँ पर हमारे पास जो डिलीटिंग वाला सेक्शन है उसमें सॉफ्ट डिलीटिंग पे जाते हैं। सो इन एडिशन टू एक्चुअली रिमूविंग रिकॉर्ड फ्रॉम योर डेटाबेस, एलोक्वेंट कैन आल्सो सॉफ्ट डिलीट मॉडल्स। सो सॉफ्ट डिलीट्स में क्या होता है कि वो उस पर एक की लगा देता है, एक कॉलम ऐड करता है सॉफ्ट डिलीट का, डिलीटेड ऐड के नाम से। अब डिलीटेड ऐड कॉलम बाय डिफ़ॉल्ट नल होगा, इसका मतलब है कि ये रिकॉर्ड हमारा डिलीट नहीं हुआ, और अगर हम उसको डिलीट कर देते हैं तो उसके साथ डिलीटेड ऐड की कॉलम ऐड हो जाएगा, उसमें डेट ऐड हो जाएगी और वो रिकॉर्ड नॉर्मल क्यूरी के अंदर शो नहीं होगा। अब कैसे इसको इनेबल करते हैं, सबसे पहले हमें जो है वो सॉफ्ट डिलीट का मतलब फीचर ऐड करना होगा। डिलीटेड ऐड जो है ये कॉलम ऐड करना होगा हमें अपने डेटाबेस के अंदर, और फिर उसके बाद हमें यूज़ सॉफ्ट डिलीट का ट्रेट है उसको यूज़ करना होगा अपने मॉडल के अंदर। सो सबसे पहले हम पोस्ट वाले मॉडल को मॉडिफाई करते हैं। सो यहाँ पर मैं करूँगा एग्जिट और यहाँ पर लिखता हूँ PHP आर्टिसन
मेक माइग्रेशन ऐड सॉफ्ट डिलीट पोस्ट्स। सो पोस्ट वाले कॉलम में हम ऐड करना चाह रहे हैं सॉफ्ट डिलीट का ऑप्शन। सो मैंने इसको इंसर्ट किया। सो एक माइग्रेशन क्रिएट हो गई और उसके बाद मैं यहाँ पर आया डेटाबेस के अंदर मॉडल्स के माइग्रेशंस के अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास ऐड सॉफ्ट डिलीट आया और यहाँ पर लिखेंगे टेबल, और जो इसने यहाँ पर हमें बताया कि आप यूज़ करिए सॉफ्ट डिलीट्स का सॉफ्ट डिलीट्स का मेथड, जिस तरीके से हमने क्रिएट करते हुए पोस्ट को यूज़ किया था। अच्छा, मैं इसको फाइल के अंदर एक कॉलम ऐड कर देता हूँ, टेक्स्ट एड्रेस। तो ये भी हमारे जो है ये हो जाएगा, यूज़र प्रोफाइल्स का टेबल भी अब माइग्रेट हो जाएगा। सो सॉफ्ट डिलीट का हमें यहाँ पर इस तरीके से ऐड करना है। और इसके अलावा इसमें हमारे पास जो स्कीमा टेबल है और यहाँ पर हम टेबल ड्रॉप कॉलम डिलीटेड ऐड। सो ये हमने क्रिएट किया। अब माइग्रेट करेंगे, PHP आर्टिसन माइग्रेट। सो यहाँ पर कोई हमने एरर शो कर दिया। सो आई थिंक मैंने टेबल, अब यहाँ पर एरर क्या है, DB, अच्छा पोस्ट, सॉरी माय मिस्टेक। यहाँ पर जो हमने सॉफ्ट डिलीट दिया है वो पोस्ट का टेबल नहीं है, वो पोस्ट का है। ये जहन में रखना क्योंकि हमने नाम चेंज किए थे ना, सो इसलिए वो एरर आया। सो माइग्रेट किया। सो अब हमारी माइग्रेशन सक्सेसफुल हो चुकी है और हमारे जो टेबल्स हैं इसके अंदर एक डिलीटेड ऐड का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट नल होता है। और उसके बाद हमें मॉडल में जाना है, अपने पोस्ट के मॉडल में, और यहाँ पर यूज़ सॉफ्ट डिलीट का ट्रेट यूज़ करना है। सो ये हमारे पास एक ट्रेट है। यहाँ पर अगर हम देखें यूज़ सॉफ्ट डिलीट्स, सो इसको F5 में प्रेस करूँगा तो ये हमारे पास एलिमिनेट डेटाबेस स्कीमा सॉफ्ट डिलीट्स के अंदर बेसिकली एलोक्वेंट के अंदर से हमने इसको उठाना है। सो यहाँ पर ये इस तरीके से सॉफ्ट का S कैपिटल है और अब ये डिलीट्स है। सो ये अब हमने फीचर ऐड कर दिया सॉफ्ट डिलीट्स का। अब सॉफ्ट डिलीट से क्या होता है, PHP आर्टिसन टिंकर में जाते हैं। अब अगर मैं एक टेबल को फाइंड करता हूँ, सपोज कॉलम 10 को फाइंड करता हूँ, सो मैं लिखता हूँ पोस्ट इज इक्वल टू पोस्ट फाइंड 10। तो इसने हमें एक रिकॉर्ड रिटर्न किया और उसमें डिलीटेड एट एंड नल है। अब मैं लिखता हूँ पोस्ट डिलीट। सो इसने हमें रिटर्न कर दिया ट्रू। अब मैं अगर नॉर्मली फाइंड करता हूँ, सो इसने हमें 10 को रिकॉर्ड को रिटर्न नहीं किया। लेकिन अगर हम डेटाबेस में आएंगे और यहाँ पर इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि ये रिकॉर्ड डिलीट नहीं हुआ, इसमें ID 10 मौजूद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिकॉर्ड हमारा मौजूद है। इसमें सिर्फ उसने डिलीटेड ऐड के कॉलम के साथ एक एक्स्ट्रा फील्ड मतलब टाइम डेट ऐड कर दी कि किस तारीख को हमने इस टेबल को रिमूव किया। सो अगर हम इनको सिर्फ गेट करना चाह रहे हैं तो इसके अंदर हमारे पास ट्रैश्ड का ऑप्शन है। सो हम उनको क्यूरी कर सकते हैं विद ट्रैश्ड के साथ या सिर्फ ट्रैश वाले मेथड को साथ उसको हम गेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए इंक्लूडिंग सॉफ्ट डिलीटेड मॉडल्स, तो हमने लिखा विद ट्रैश्ड। सो यहाँ पर उसने लिखा इफ फ्लाइट ट्रैश टू डिटरमिन इफ अ गिवन मॉडल इंस्टेंस हैज़ बीन सॉफ्ट डिलीटेड यूज द ट्रैश्ड मेथड। सो यहाँ पर हमने इसको इस तरीके से गेट कर सकते हैं। सो ओनली ट्रैश्ड का भी हमारे पास मेथड है। सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ अगर पोस्ट ओनली ट्रैश्ड और गेट का मेथड लिख देता हूँ। सो देखिए उसने हमें सिर्फ वो रिकॉर्ड रिटर्न किया है जो कि हमने रिमूव किया हुआ है, ट्रैश में पड़ा हुआ है। अब इस रिकॉर्ड को हम पर्ज भी कर सकते हैं, मतलब रीस्टोर भी कर सकते हैं और पर्ज भी कर सकते हैं। रीस्टोर किस तरीके से करेंगे, सो पोस्ट लिखेंगे इज इक्वल टू पोस्ट, एंड मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख देता हूँ पोस्ट, और यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया गेट, और इसके बाद मैंने लिखा पोस्ट रीस्टोर।
रीस्टोर नहीं है, कह रहा है कि बैव विद मैसेज मेथड रीस्टोर डज नॉट एग्जिस्ट। सो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले हमें इसको अगर हम वेयर क्लास यूज़ करेंगे, हम यहाँ पर ओनली, अब सपोज मैं यहाँ पर इसको फाइंड करता हूँ पोस्ट वेयर ID 10 और इसके बाद मैं इसको रीस्टोर करूँगा इस तरीके से, स्टैटिस्टिकली नहीं बल्कि पोस्ट इज इक्वल टू वेयर ID 1 रीस्टोर। सो यहाँ पर वो कह रहा है माई मिस्टेक, मैंने यहाँ पर ID के साथ कॉलन एक इस तरफ से नहीं लगाया। सो इसने कहा जी ID 10 है, 0 नहीं है, 1 नहीं है। सो अब इसने 1 रिकॉर्ड को रीस्टोर कर दिया। अब रीस्टोर करते हुए इसने क्या किया, उसने रीस्टोर जब किया तो डिलीटेड ऐड को उसने दोबारा से नल कर दिया सिंपली, और अब हमारा रिकॉर्ड 10 नंबर वापस आ चुका है। अब हम इसको नॉर्मली फाइंड कर सकते हैं यूजिंग फाइंड मेथड। सो फाइंड 10, तो अब हमारा रिकॉर्ड फाइंड हो गया, ट्रैश में से हमने इसको वापस ले लिया। अगर मैं इसको दोबारा डिलीट करता हूँ, अगेन वो ट्रू हो गया, अब ये अगेन फाइंड नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं इसको डेटाबेस में से रिमूव करना चाहूँ, पोस्ट इज इक्वल टू पोस्ट वेयर ID, 10, और इसके बाद मैं इसको देखा था हमने रीस्टोर का मेथड, तो रीस्टोर के अलावा इसके अंदर हमारे पास है ट्रैश का मेथड, परमानेंटली डिलीट का। सो फोर्स डिलीट है। सो इसको मैं यहाँ पर फोर्स डिलीट कर देता हूँ। सो फोर्स डिलीट, अब फोर्स डिलीट क्या करेगा कि इसको फिजिकली टेबल के अंदर से रिमूव कर देगा। सो अब उसने कहा कि जी 1 क्यूरी एग्जीक्यूटेड। अब ये जो डिलीटेड ऐड यहाँ पर है ये ख़त्म हो जाएगा और पूरा टेबल ही 10 नंबर यहाँ से रिमूव हो चुका है। सो ये होता है, हम जब सॉफ्ट डिलीट यूज़ करते हैं तो सिंपल डिलीट करने से वो रिकॉर्ड जो है वो डिलीटेड ऐड के तौर पर एडिड रहता है, रिमूव नहीं होता टेबल से, हमें उसको फोर्स डिलीट करना होता है। सो इस तरीके से हम ट्रैश को यूज़ कर सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा सॉफ्टवेयर में कि जब आप डिलीट करते हैं तो एक ट्रैश का अलग से आइकन आ जाता है, उस ट्रैश के आइकन के अंदर वो तमाम हमारे रिकॉर्ड्स आ जाते हैं। अगर आप उनको रिस्टोर करना चाहें तो रिस्टोर कर सकते हैं, अगर परमानेंटली डिलीट करना चाहें तो आप उनको परमानेंट भी एम्प्टी ट्रैश करके उसको परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लारावेल 6 का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने लारावेल ORM एलोक्वेंट ORM को इस्तेमाल करते हुए CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करना सीखा। दो हमने यूज़ किया है अपने टिंकर CLI को, लेकिन समझाने के लिए ये बेस्ट था। इसके बाद जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो उसमें हम फिज़िकली मतलब ब्राउज़र के अंदर रहते हुए ये तमाम फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेंगे। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो ट्यूटोरियल देखा है तो आपको ये पसंद आया, इसलिए आपने यहाँ पर देखा है और आपने इसको लाइक ज़रूर कर दिया होगा। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए आपने बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दिया होगा। सो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।